नमस्कार दोस्तों, स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने 3 टॉपिक डिस्कस किए थे इन सीटू कंजर्वेशन के तहत बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट, जिसमें हमने ये देखा था कि सबसे मेन कीवर्ड जो है वो एंडेमिज्म है। यानी स्थानीय प्रजातियों का रेशियो अगर ज़्यादा हो तो उसे हॉटस्पॉट की कैटेगरी में रखा जाता है। स्थानीय प्रजातियों की संख्या के साथ साथ दूसरी बात जो महत्वपूर्ण थी वो थ्रेटन्ड हो, यानी संकट की स्थिति में हो, संख्या लगातार कम हो रही हो। तो ऐसी स्थिति में हम उसको बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट कहते हैं। और दुनिया में 36 बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट हैं, जिनमें से 4 जो हैं उनका कुछ कुछ भाग इंडिया से संबंधित है। इसमें वेस्टर्न घाट की बात की थी जो श्रीलंका के साथ में है, तो उसका बड़ा हिस्सा इंडिया में है। हिमालयन जो है उसका भी बड़ा हिस्सा इंडिया में है, नेपाल भूटान में भी है वो। और इंडो बर्मा जिसका कुछ पार्ट इंडिया में है, और हुंडालैंड का बहुत कम भाग जो है वो इंडिया में है। तो ये 4 जो है जिनका इंडिया के साथ में रिलेशन है बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट। उसके बाद में हमने बात की थी बायोस्फीयर रिजर्व की। यूनेस्को का प्रोग्राम है। यूनेस्को ने जो 1971 में मैन एंड बायोस्फीयर करके एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था, उसके तहत बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं किसी भी देश की गवर्नमेंट के द्वारा, और यूनेस्को अपनी लिस्ट में उसको लेता है, तो वो यूनेस्को की लिस्ट में आ जाते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व के 3 मेन ऑब्जेक्टिव की हमने बात की थी कि एक बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करना, एक लॉजिस्टिक सपोर्ट यानी रिसर्च और एजुकेशन जो है उसमें सपोर्ट करना, और तीसरा डेवलपमेंट यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो और आसपास के जो लोग हैं उनको उससे एडवांटेज मिले। ये बात हमने बायोस्फीयर रिजर्व में ये कही थी, 3 ऑब्जेक्टिव। बायोस्फीयर रिजर्व के 3 पार्ट, जिसमें सबसे अंदर वाला पार्ट है उसको कोर रीजन कहा था, उसके बाद वाला जो है वो बफर रीजन, और सबसे बाहर वाला ट्रांजिशन जोन जिसको कहा था हेर फेर, जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ है। बफर जोन में कुछ कुछ एक्टिविटी अलाउ है, रिसर्च है, एजुकेशन है, टूरिज्म है, ये है। और कोर जोन में कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं है, केवल सर्विलांस मॉनिटरिंग वगैरह जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग कर सकते हैं, अदरवाइज और कोई भी नहीं कर सकता। तो इसकी बात हमने की थी बायोस्फीयर रिजर्व की। और इंडिया के अंदर 18 बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किए हुए हैं अभी तक, और उनमें से 11 जो है वो यूनेस्को की लिस्ट में है। उसके बाद तीसरा टॉपिक हमने जो किया था वो किया था नेशनल पार्क। स्टेट गवर्नमेंट किसी भी एरिया को नेशनल पार्क डिक्लेयर कर सकती है, और जिसको भी नेशनल पार्क डिक्लेयर करती है उसके पूरे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट किया जाता है, और ह्यूमन एक्टिविटी उसमें जो है वो अलाउ नहीं होती है। कुछ कुछ ह्यूमन एक्टिविटी जैसे रिसर्च है, एजुकेशन है, बहुत कम टूरिज्म है जो है, ये थोड़ी बहुत उसमें अलाउ होती, अदरवाइज नहीं होती। तो नेशनल पार्क इंडिया में लगभग 105 नेशनल पार्क है, और जिनको भी हमने देखा था कुछ फेमस नेशनल पार्क है जिनको लेकर एग्जाम में पूछा जाता है, तो उनके नाम और ये कहाँ स्थित है उनके बारे में हमने थोड़ा सा देखा था लास्ट क्लास में। अब आज हम बात करेंगे पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, अब नेशनल पार्क जैसे हैं लगभग वैसे ही एक और प्रोटेक्टेड एरिया, और वो प्रोटेक्टेड एरिया में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य भी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डिक्लेयर करती है। नेशनल पार्क में और उसमें डिफरेंस ये है, पहला तो ये नेशनल पार्क में पूरे के पूरे इकोसिस्टम जो है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पर्टिकुलरली कुछ एक स्पीसीज हो सकती है या कुछ स्पीसीज हो सकती है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी एरिया को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया जाता है। तो पहली बात तो ये दोनों में डिफरेंस हम देखें तो वहां पे पूरे के पूरे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट किया जाता है, पर्टिकुलर किसी एक स्पीसीज को नहीं, जबकि यहाँ पे एक या कुछ स्पीसीज जो है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर की जाती है। पहली बात। दूसरी बात है रेस्ट्रिक्शन की अगर बात करें या ह्यूमन एक्टिविटी की अगर बात करें, तो ह्यूमन एक्टिविटी में नेशनल पार्क में रेस्ट्रिक्शन ज़्यादा होते हैं, बहुत कम ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ होती है, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में उसकी बजाय रेस्ट्रिक्शन कम होते हैं। यानी यहाँ पे
जो वहाँ की लोकल पब्लिक है वो वहाँ से लकड़ियाँ इकट्ठित कर सकती है, सूखी लकड़ियाँ। अगर वहाँ पे ऐसे प्लांट हैं जिन पे फ्रूट लगे हुए हैं तो उनको वो कलेक्ट कर सकते हैं वहाँ के लोग। अंदर से रोड वगैरह अगर गुजर रहा है तो बिल्कुल ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी परमिशन होती है लिमिटेड होता है, लेकिन लिमिटेड माइनिंग जो है उसकी भी परमिशन होती है, टूरिज्म की परमिशन होती ही है। तो बहुत सारी एक्टिविटी ये जो है वो ह्यूमन एक्टिविटी उसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अलाउ होती है, जबकि नेशनल पार्क में कुछ कुछ एक्टिविटी ही अलाउ होती है, ज़्यादा एक्टिविटी अलाउ नहीं होती। तो ये जो है दूसरा मेन डिफरेंस जो है ह्यूमन एक्टिविटी। तो काफ़ी ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो इसमें इंक्लूड है। संख्या की अगर बात करें तो लगभग 551 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी तक जो है वो इंडिया में डिक्लेयर हुई है। ये थोड़ा आगे पीछे चलता रहता है क्योंकि डिक्लेयर नई नई होती रहती है। तो लगभग इतनी वन्य जीव अभ्यारण्य भारत में घोषित किए जा चुके हैं। राजस्थान में 26-27 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं जिनको डिक्लेयर राजस्थान सरकार ने किया है। तो ये कुछ खास बातें थी वन्य जीव अभ्यारण्य की। अब कौन कौन से हैं राजस्थान में, तो ये वैसे ही राजस्थान ज्योग्राफी में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता ही है, तो बाद में बार बार इसको डबलिंग करने से कोई मतलब है नहीं, इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। तो मोटे तौर पे हम ये कहें तो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर जो किया जाता है वो दोनों ही स्टेट गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी अगर चाहे तो वो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क घोषित कर सकता है। बट अगर ये पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी कहें या पहला अधिकार क्षेत्र कहें तो वो जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का है। एक बात। रेस्ट्रिक्शन की अगर बात करें तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रेस्ट्रिक्शन जो है वो कम होते हैं, जबकि नेशनल पार्क में रेस्ट्रिक्शन ज़्यादा होते हैं। तीसरी बात जो है, नेशनल पार्क में पूरे के पूरे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट किया जाता है, पर्टिकुलर एक दो स्पीसीज को नहीं, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक दो स्पीसीज जो है, कुछ स्पीसीज जो है उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, उसमें पूरे वो वाला का नहीं है। एरिया वाइज अगर देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो बड़ी होती है या नेशनल पार्क बड़े होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ नेशनल पार्क जो है वो बड़े हैं, कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बड़ी है। तो एरिया वाइज कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि वो बड़ा होगा या वो छोटा होगा, तो ऐसा नहीं है। और दोनों में ही जो है वो वाइल्ड लाइफ बोर्ड जो है ये इसकी रिकमेंडेशन ली जाती है, और पर्टिकुलरली एक बार किसी को डिक्लेयर किया है और उसमें अब कुछ चेंजेस करने, बदलाव करने, तो इसकी परमिशन के बिना स्टेट गवर्नमेंट उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकती। तो वाइल्ड लाइफ बोर्ड जो है उसकी थोड़ी सी इम्पोर्टेंट रोल है इसमें। तो ये है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बाद हम बात करते हैं दो टॉपिक हैं, एक कंजर्वेशन रिजर्व और एक है कम्युनिटी रिजर्व, जिनको हम संरक्षण क्षेत्र और समुदाय क्षेत्र ये कह सकते हैं। तो कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो बना हुआ है उसमें अमेंडमेंट किए गए थे, बार बीच बीच में कई अमेंडमेंट हुए हैं। उनमें से एक अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, जो 2003 में इफेक्टिव हुआ, प्रभावी हुआ। तो ये 2002 में जो अमेंडमेंट किया था उसमें अमेंडमेंट करके ये प्रोविजन किया गया कि कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व भी जो है डिक्लेयर किए जाएंगे। कौन डिक्लेयर करेगा? ये भी स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी। क्या नौबत आती है, किसके लिए ये और करने की कहाँ जरूरत है? तो सब हमने ये कहा था कि सब कुछ जो है, सपोज ये कह दिया कि ये एक नेशनल पार्क है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये दूसरा नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और इनके आसपास का जो एरिया है वो या इन दोनों को जोड़ने वाला जो कॉरिडोर है, यहाँ पे लोग रह भी सकते हैं, रह रहे हैं, वैसा है। और चूंकि वहाँ इधर से इधर कुछ एनिमल को माइग्रेट होने में दिक्कत आ सकती है, तो क्यों नहीं यहाँ की लोकल पब्लिक जो है इनसे कंसल्टेशन करके, इनकी राय लेके, इनके साथ विचार विमर्श करके इस एरिया को कंजर्व रिजर्व या कम्युनिटी रिजर्व घोषित कर दिया जाए। तो कुल मिला के
ये जो घोषित किए जाते हैं वो दो क्षेत्र, एक और दूसरा। सपोज मान लीजिए कि ये एक नेशनल पार्क है, ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और इन दोनों के बीच में ये वाला जो बफर जोन है, एक बफर जोन के रूप में काम करने वाला ये जो एरिया है, उस एरिया को कंजर्वेशन रिजर्व भी घोषित किया जा सकता है और कम्युनिटी रिजर्व भी घोषित किया जा सकता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम आगे देख लेंगे। तो मोटे तौर पे आपको एक बात ये ध्यान में रहनी चाहिए कि कोई भी दो राष्ट्रीय उद्यान कहें, नेशनल पार्क कहें, या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहें, या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहें, जो भी सरकार के द्वारा प्रोटेक्टेड है, वो जो एरिया हैं, उन एरियो के बीच की जो कुछ जगह होती है जो कॉरिडोर के रूप में काम में आ सकती है या बफर जोन के रूप में काम में आ सकती है, उन एरियो को कंजर्वेशन रिजर्व या कम्युनिटी रिजर्व घोषित किया जाता है। या किसी एक क्षेत्र के बाहर वाला आसपास का जो एरिया है, वो उस एरिया को भी कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया जा सकता है। तो कुल मिला के एक बात तो यहाँ पे आपके ये हो गई कि 1972 में जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था उसमें 2002 में संशोधन किया, जो 2003 में इफेक्टिव हुआ, उसमें इसका प्रोविजन किया गया है कि कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व डिक्लेयर किए जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, कौन डिक्लेयर करेगा? तो सब स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी। कौन से एरियो को करेगी? तो वो एरिया जो या तो सरकार के पास है या पब्लिक के पास है, और जो पहले से नेशनल पार्क का, सेंचुरी का या किसी भी प्रोटेक्टेड एरिया का हिस्सा नहीं है, उन एरियो को ये घोषित किया जाएगा। जो दो प्रोटेक्टेड एरिया, चाहे नेशनल पार्क हो, चाहे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, चाहे और भी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हो, उनके बीच में बफर जोन के रूप में काम करे या उनके बीच में कॉरिडोर का रूप काम करे, ऐसे एरियो को कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व डिक्लेयर किया जाता है। जब भी इन दोनों को डिक्लेयर किया जाएगा तो वहां की जो लोकल पब्लिक है उनके साथ में विचार विमर्श करने के बाद उनको डिक्लेयर किया जाएगा। अब वहां की जो लोकल पब्लिक है, उसकी एक्टिविटी है, उसके जो अधिकार हैं, वो डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, वो प्रभावित नहीं होने चाहिए। इस बात का भी इसमें ख्याल रखा जाता है। तो कुल मिला के यहाँ पे हमने यही बात की, एक तो इसमें संशोधन करके ये किया जाता है और ये समुदाय के अधिकारों में कमी किए बिना वन्य जीवों का संरक्षण सुनिश्चित किया जाए, उनके अधिकारों को हमें कम नहीं करना है। दूसरी और तीसरी बात, ये जो है शब्द उसी उनसे संबंधित ही है और उनके बीच में मध्य बफर जोन का काम या कॉरिडोर के रूप में काम में आते हैं, उनको किया जाता है। तो एक बात तो होगी ये। अब थोड़ा सा ये देखें कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो एक शब्द में अगर आप डिफरेंस समझना चाहते हैं तो बस केवल इतना ही है कि कोई भी ऐसा एरिया है जो पूरा का पूरा सरकार का है, उसमें और किसी का मालिकाना हक नहीं है, तो ऐसे एरिया को अगर डिक्लेयर करना है तो उसको तो हम करेंगे कंजर्वेशन रिजर्व, यानी गवर्नमेंट जो करेगी वो कंजर्वेशन रिजर्व घोषित करेगी। और बीच का जो कुछ एरिया है वो कुछ सरकार के पास है और कुछ उसका पार्ट जो है वो वहां की लोकल पब्लिक के पास है, यानी पहले से पूरी तरह से सरकार के अधिकार में ही है वो, तो सरकार कंजर्वेशन रिजर्व उसको घोषित कर सकती है कभी भी। लेकिन अगर बीच में किसी स्थानीय व्यक्तियों के नाम के जमीन की रजिस्ट्री है, पट्टे बने हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में उसको है वो कंजर्वेशन रिजर्व की कैटेगरी में वो नहीं आएगा, वो जो आएगा वो कम्युनिटी रिजर्व की कैटेगरी में आएगा। तो बस एक ही डिफरेंस है कि उसकी ओनरशिप किसके पास है, उस बीच वाले एरिया की या उसके आसपास के एरिया की जो है वो ओनरशिप, मालिकाना हक किसके पास है, वो मालिकाना हक सरकार का ही है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर हो जाएगा। लेकिन अगर स्थानीय लोगों का उसमें पट्टाशुदा जमीन है उसकी या रजिस्टर्ड जमीन है, तो ऐसी स्थिति में उनकी सलाह लेके उनके साथ विचार विमर्श करके और उसको कम्युनिटी रिजर्व जो है वो घोषित किया जाता है। दोनों का मकसद यही है कि बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है, आसपास के जो जंतु हैं, आसपास के जो झाड़ियाँ वनस्पतियाँ हैं उनको बचाना है। कोई भी ऐतिहासिक है, पारंपरिक है या सांस्कृतिक महत्व की जो चीज़ें हैं उनको प्रोटेक्ट करना है और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये घोषित किए जाते हैं। तो पहला हम देखते हैं ये कम्युनिटी रिजर्व की अगर बात करें तो कम्युनिटी रिजर्व जो है वो किसी व्यक्ति के, सीधा सीधा लिखा है,
कोई भी व्यक्ति या संस्था के अधिकारिता का ऐसा क्षेत्र, यानी जिसका अधिकार, जिसका उस जमीन पे अधिकार जो है वो किसी व्यक्ति का है या किसी संस्था का है, तो ऐसे क्षेत्र को, और जो राष्ट्रीय उद्यान और इनका हिस्सा नहीं आता है, तो राज्य सरकार उस जंतु और समुदाय के संरक्षण हेतु उसको समुदाय क्षेत्र घोषित कर सकती है। साथ में सांस्कृतिक मूल्य जो है उनको प्रोटेक्ट करना भी इसमें है, और जब भी किसी को घोषित किया जाता है तो वहाँ के जो लोग रहते हैं उन लोगों के अधिकार जो है वो प्रभावित नहीं होने चाहिए, उनको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसे क्षेत्र जो होते हैं उनको कम्युनिटी रिजर्व की कैटेगरी में रखा जाता है। भारत में ऐसे 4 क्षेत्र जो हैं वो घोषित किए हुए हैं। राजस्थान में अभी कोई भी कम्युनिटी रिजर्व घोषित नहीं हुआ है। अब चूंकि पब्लिक की जमीन है, पब्लिक का है, तो सरकार भी उससे बचना चाहती है कि कहाँ उसको पब्लिक ये सोचेगी कि हमारा जमीन ले ली है सरकार ने, और कहने को तो ये कहा है कि हमारे कोई अधिकार प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन अगर कोई घोषित डिक्लेयर होता है तो नहीं करती, थोड़ा बहुत इफेक्ट तो उस पर आता ही है। दूसरा है कंजर्वेशन रिजर्व। नाम से अब मैंने पहले ही बता दिया, बस अधिकार का मामला है कि अधिकार किसका है। अब ये पूरी तरह से अगर गवर्नमेंट की जमीन है, गवर्नमेंट का एरिया है, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी संस्था का उस पर कोई अधिकार नहीं है, यानी सरकारी जमीन है, और वो 2 नेशनल पार्क के बीच में आ रही है, पहले से नेशनल पार्क का या सेंचुरी का हिस्सा नहीं है, तो उसको जो है वो कंजर्वेशन रिजर्व जो है डिक्लेयर किया जाता है। बाकी बातें इसमें भी बिल्कुल वो की वो लागू होती है कि स्थानीय समुदाय के साथ विचार विमर्श किया जाता है, और इनकी जो समुद्री क्षेत्र हो, चाहे दृश्य भूमि हो, वनस्पति हो, इन सब को संरक्षण देना ही इसका मकसद होता है। और इसके लिए इसका प्रबंधन जो है वो संरक्षण आरक्षित क्षेत्र जो है वो समिति के द्वारा किया जाता है। तो कंजर्वेशन रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी बनती है, तो यहाँ पे कंजर्वेशन रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी है, और उसमें जो है कम्युनिटी रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी, तो मैनेजमेंट कमेटियां बनती है स्थानीय लोगों को साथ में लेते हुए, और उनको कहा जाता है कि अब आपको इसको प्रोटेक्ट करना है। तो कंजर्वेशन रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी का प्रबंधन करती है, और वहाँ पे जो है कम्युनिटी रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी उसका प्रबंधन करती है। अब ये बहुत सारे जो हैं वो डिक्लेयर हुए हैं, लगभग 65 के आसपास पूरे इंडिया में ऐसे कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर हो चुके हैं, और राजस्थान में भी जो है वो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे 10-11 कंजर्वेशन रिजर्व दिए हुए हैं, तो वो 11 कंजर्वेशन रिजर्व राजस्थान सरकार ने घोषित कर रखे हैं। और इसको लेके पिछली बार मेंस के एग्जाम में सवाल भी पूछा गया था, और चूंकि ये भी राजस्थान की ज्योग्राफी में बहुत अच्छे से हम डिस्कस करते ही हैं, पढ़ाया जाता ही है, इसलिए राजस्थान में कौन कौन से कंजर्वेशन रिजर्व है उनको ज़्यादा यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है। तो मोटे तौर पे ये 2 और जो कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व, बस डिफरेंस सीधा सीधा 1972 के एक्ट के तहत जो है उसमें संशोधन जब 2002 में किया गया था, उसके द्वारा इसको जोड़ा गया था। पहली बात, स्टेट गवर्नमेंट इनको डिक्लेयर करती है। जो कॉरिडोर वाला हिस्सा है, आसपास का जो हिस्सा है नेशनल पार्क के और उनको डिक्लेयर किया जाता है, जो बफर जोन के रूप में काम कर सके, और वहाँ के लोग जो हैं उनसे विचार विमर्श करने के बाद उनके अधिकारों में कमी किए बिना उनको डिक्लेयर किया जाता है। और मैनेजमेंट कमेटी बनती है, कंजर्वेशन रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी और कम्युनिटी रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी, वो उनका प्रबंधन करती है। ओनरशिप किसी व्यक्ति की भी या संस्था के साथ में है तो उसको कम्युनिटी रिजर्व में कंसिडर किया जाएगा, और अगर सरकार का ये पूरी तरह से, तो उसको कंजर्वेशन रिजर्व में किया जाता है। तो कुल मिला के ये प्रोटेक्टेड एरिया में, ये 4 तरह के प्रोटेक्टेड एरिया जनरली हम जो है वो डिस्कस करते हैं कि एक नेशनल पार्क है, एक सेंचुरी है, एक कंजर्वेशन रिजर्व है, और एक कम्युनिटी रिजर्व है। ये जनरली हर स्टेट के पास में प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं, तो प्रोटेक्टेड एरिया में जनरली ये आते हैं। उसके अलावा समुद्री संरक्षित क्षेत्र भी होते हैं, मैराइन प्रोटेक्टेड एरिया। नाम से ही सीधा सीधा पता चल रहा है कि जिस प्रकार टेरेस्ट्रियल एरिया जो है, स्थलीय भाग जो है, वहाँ पे नेशनल पार्क हम घोषित करते हैं, सेंचुरी घोषित करते हैं, और भी प्रोटेक्टेड एरिया घोषित करते हैं, वैसे के वैसे जो तटीय क्षेत्र हैं, जो समुद्र और स्थलीय भाग जहाँ पे मिल रहे हैं, वो जो एरिया है वहाँ पे जो
तटीय क्षेत्रों के पास का जो समुद्र है वहाँ की भी हिस्टोरिकल वैल्यू है, कल्चरल वैल्यू है, बहुत सारी फिश की प्रजातियां वहाँ पे ऐसी मिलती है जिनका बहुत इंपॉर्टेंस है और जिनको प्रोटेक्ट करना है। तो उन क्षेत्रों को जो घोषित किया जाता है उन क्षेत्रों को हम एक प्रकार से मैराइन प्रोटेक्टेड एरिया बोलते हैं। तो मैराइन प्रोटेक्टेड एरिया समुद्री सीमा के जल भराव क्षेत्र के साथ संलग्न वनस्पतियां और जीव जंतुओं के ऐसे क्षेत्र हैं जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के हैं। उन्हें पर्यावरण को स्वस्थ बनाए रखने के लिए संरक्षित किया जाता है, समुद्री संरक्षित क्षेत्र कहा जाता है। या हम इसको, दोनों डेफिनेशन है, इसको भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। ये अंतर्ज्वारीय और उपज्वारीय क्षेत्रों का कोई भी भाग जहां वनस्पति, जंतु और जल उपस्थित हो तथा जिसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व हो, इंपॉर्टेंस हो या विशेषताएं हो, उसे कानून या अन्य प्रभावी साधनों द्वारा संरक्षित किया जाए ताकि उस भाग या संपूर्ण संलग्न पर्यावरण की रक्षा की जा सके। तो कुल मिला के सीधा सीधा इतना ही एरिया, जैसे हमारे नेशनल पार्क होते हैं, जैसे हमारे सेंचुरी होती है, वैसे के वैसे नेशनल पार्क और वैसे के वैसे सेंचुरी जो है, समुद्री एरिया जो होते हैं, जो कोस्टल एरिया से लगे हुए समुद्र है, वहाँ पे भी इनको डिक्लेयर किया जाता है। उसी को हम मैराइन प्रोटेक्टेड क्षेत्र, मैराइन प्रोटेक्टेड एरिया कहते हैं। इंडिया के जो मैराइन प्रोटेक्टेड एरिया है उनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी सेकंड और कैटेगरी थर्ड। कैटेगरी थर्ड को ए और बी 2 में डिवाइड किया। अब कैटेगरी फर्स्ट जो है उसमें सारे के सारे, जैसे नेशनल पार्क है तो समुद्रों में भी नेशनल पार्क डिक्लेयर होते हैं, समुद्रों में भी सेंचुरी डिक्लेयर होती है। तो ये कोस्टल एरिया के पास में जो है, जैसे मन्नार की खाड़ी है तो गल्फ ऑफ मन्नार जो है उसको एक नेशनल पार्क डिक्लेयर किया हुआ है। कच्छ का रण जो है उसमें जो समुद्र का एरिया है उसको भी नेशनल पार्क डिक्लेयर किया हुआ है। तो ऐसे समुद्र के एरिया जो है उनको भी नेशनल पार्क डिक्लेयर, वो नेशनल पार्क हो चाहे सेंचुरी हो। मैंग्रोव वनस्पति हमने खूब बात की थी कि पूरे एरिया में जो सुंदरबन के मैंग्रोव है, भीतरकनिका के मैंग्रोव है, तो वहाँ पे पेचावरम जो है वहाँ के है, वो अंतर्ज्वारीय और उपज्वारीय क्षेत्र जो है जहाँ पे टाइड आता है वो है। कोरल रीफ वाला एरिया है जिसको भी हमने डिस्कस किया था वो है। क्रेक्स जो है जहाँ समुद्र में पतली पतली, जैसे बड़ा एरिया हो जाता है वो तो लैगून हो जाता है, और पतली पतली खाली के रूप में, खाड़ों के रूप में जो समुद्र में जाके गिरती है आसपास की नदियाँ, क्रेक्स वाला एरिया है। समुद्री घास बिछी हुई है, एल्गी है या एस्चुरीज है या लैगून है, ये सारे के सारे जो हैं वो कैटेगरी फर्स्ट में आते हैं। तो समुद्रों में जो नेशनल पार्क घोषित किए हुए हैं, जो सेंचुरी घोषित की हुई है, जो टाइडल एरिया है, सब टाइडल एरिया है, मैंग्रोव वनस्पति वाला एरिया है, कोरल रीफ वाला जो एरिया वो है, एस्चुरीज है, क्रेक्स है, लेगून है, एल्गी है, सी ग्रास बेड है, वो है। तो ये सारे के सारे कैटेगरी फर्स्ट में आते हैं। उसके बाद कैटेगरी सेकंड जो है उसमें मेनली जो है आइलैंड्स आते हैं, और आइलैंड के पास का जो मैराइन एरिया है, जो समुद्री एरिया है, समुद्री इकोसिस्टम है, वो जो टेरेस्ट्रियल उसके पास का जो है, उन क्षेत्रों को कैटेगरी सेकंड में, यानी कोई भी आइलैंड है, आइलैंड के चारों तरफ का जो सी एरिया है जो टेरेस्ट्रियल एरिया से कनेक्ट हो रहा है, तो वो वहाँ का जो इकोसिस्टम है उस इकोसिस्टम को हम कैटेगरी सेकंड में रखते हैं। कैटेगरी थर्ड जो है उसका ए पार्ट जो है उसमें सैंडी बीचेज आते हैं, जो बीच है, रेतीले धोरे जो हैं वो, तो जो रेतीला क्षेत्र है वो उस ए में आते हैं। और थर्ड की जो कैटेगरी बी जो है उस बी में एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट आइलैंड के जो हैं, यानी आइलैंड
के आसपास का जो सदाबहार वन, आइलैंड और समुद्र के आसपास का जो सदाबहार वन और अर्ध सदाबहार वन जो है उनको बी कैटेगरी में रखा जाता है। तो कुल मिला के ये 3 कैटेगरी जो है वो मैराइन प्रोटेक्टेड एरिया की। तो मोटे तौर पे आपको मैराइन प्रोटेक्टेड एरिया के बारे में जो है वो कि जिस प्रकार हमारे स्थलीय भाग में नेशनल पार्क, सेंचुरी और ये होते हैं, वैसे के वैसे समुद्रों में के आसपास का जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पे भी बहुत सारी उनकी कल्चरल वैल्यू है, हिस्टोरिकल वैल्यू है, उनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो एरिया जो डिक्लेयर किए जाते हैं उनको हम मैराइन प्रोटेक्टेड एरिया जो है वो कहते हैं। किसी को भी डिक्लेयर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट करती है, उससे पहले नेवी जो है उसके जो अधिकारी हैं उनसे थोड़ी सी कंसल्ट करने के बाद में उसको डिक्लेयर किया जा सकता है। क्योंकि हमारे राजस्थान के आसपास कोई समुद्री एरिया है ही नहीं, तो हमारे लिए ये कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो है नहीं। आरएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर इसको थोड़ा सा महत्व दिया जाता है, बाकी वो नहीं है। पवित्र उपवन सैक्रेड ग्रूव्स पवित्र उपवन का मतलब सीधा सीधा यही है कि हमारी जो संस्कृति है उस संस्कृति में हम बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत सारे वन हैं, मंदिर के आसपास का जो एरिया है, मस्जिद के आसपास का जो एरिया है, उन एरियो को हम प्रोटेक्ट करते हैं। क्यों प्रोटेक्ट करते हैं? क्योंकि हमारी आस्था उसके साथ जुड़ी हुई है, और हमारी आस्था जुड़ी हुई है तो हमें ये रहता है कि यहाँ पे पेड़ों को नहीं काटना है। और पर्टिकुलरली कुछ विशेष, जैसे पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है खेजड़ी का वृक्ष है, इनको काटने से पहले जो है वो हम लोग ये सोचते हैं कि ये हमारे आस्था का प्रतीक है और इनको नहीं काटा जाना चाहिए, और उनको हम नहीं काटते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। तो ऐसे क्षेत्र जो हैं उनको हम जो है वो सैक्रेड ग्रोव्स बोलते हैं, क्योंकि ये हमारी आस्था के, लोगों की आस्था एवं प्राकृतिक लगाव के कारण संरक्षित किया जाता है। सांस्कृतिक महत्व के वन है, वनस्पति है और भी जो है इनको हम संरक्षित करते हैं, उसको हम ये बोलते हैं। तो ये थे आपके कुछ और जो प्रोटेक्टेड एरिया कहें या किसी न किसी तरह से जिनका प्रोटेक्शन होता है। अब उसके अलावा कुछ ऐसे एरिया भी हैं जहाँ पर्टिकुलर एक स्पीसीज को, एक प्रजाति जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उनको कंजर्व किया जाता है, और ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारे इंडिया में चल रहे हैं। तो उनमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस कर देते हैं। तो सबसे पहले जो है वो टाइगर प्रोजेक्ट। कोई भी प्रोजेक्ट हो उसका मकसद होता है टाइगर का कंजर्वेशन करना। जैसे हम टाइगर की बात करेंगे तो यहाँ पे कहेंगे कि साहब बाघों का संरक्षण करना है, बाघों को सुरक्षित आवास उपलब्ध करवाना है, उनको सुरक्षित प्रजनन की सुविधा उपलब्ध करवानी, उसके लिए टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। कब किया गया? एक सन होता है हमेशा सभी का, तो जनरली हम एक सन भी साथ में जोड़ देते हैं कि साहब इनको जो है वो 1973 में ये टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। मकसद क्या था? कंजर्वेशन ऑफ टाइगर, टू प्रोवाइड सेफ जो है शेल्टर या हैबिटेट एरिया और ब्रीडिंग एरिया, ये उपलब्ध करवाने के लिए हमने टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। हमने का मतलब भारत सरकार जो है उसने ये टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। स्टार्ट जो किया था वो पर्टिकुलर किसी एक जगह से स्टार्ट किया जाता है। तो ये जो किया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वहाँ से स्टार्ट किया था। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भी है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड का, वहाँ से इसको स्टार्ट किया था 1973 से। तो पहला टाइगर रिजर्व जो बनाया था वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उसको बनाया था। उसके बाद में यहाँ पे एक भाई इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो बात तो वही होती है कि उसको हमें प्रोटेक्ट करना है, और उसकी संख्या जो है जो कम हो रही है, जो एंडेंजर्ड या क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्थिति में पहुंच गया है, तो उनकी संख्या को वापस बढ़ाना है। कैसे बढ़ेगा? तो सब उस पूरे के पूरे इकोसिस्टम को हम प्रोटेक्ट करें, वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगाएं, मनुष्य की एंट्री नहीं हो, जो पोचिंग हो रही है, शिकार हो रहा है उसका, वो नहीं हो, मनुष्य इंटरफेयर नहीं करे उसमें, जो है जो उसका नेचुरल हैबिटाट है उसका फ्रेगमेंटेशन न हो, उसका लॉस न हो,
ऐसे रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करके हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये प्रोटेक्ट करने के लिए, और चूंकि उसके आसपास के जो लोग हैं उनको जब तक हम कोई न कोई दूसरा रोजगार उपलब्ध नहीं करवाएंगे तब तक ये दिक्कत रह सकती है। तो उसके साथ साथ में इस बात का भी ख्याल रखा जाता है कि जो उस फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट थे, क्योंकि बहुत से ट्राइब्स हैं जो अपनी आजीविका उसी जंगल के जो संसाधन हैं उन्हीं से चलाते हैं, तो अगर उनको पूरी तरह से रेस्ट्रिक्ट कर दिया तो उनके लिए दिक्कत आ सकती है। तो उनके भी लिए ऐसी स्कीम्स, योजनाएं चलाना जिससे वो उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह के उनकी आजीविका और कहीं से चल सके। तो ये भी जरूरी है कि वो जो स्थानीय निवासी है उनको और दूसरे रोजगार उपलब्ध करवाना जिससे वो उन संसाधनों पे डिपेंडेंट न रहे। जोधपुर के जो कैलाश सांखला है, जो फॉरेस्ट अधिकारी थे, जिनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, तो उनको बहुत बड़ा श्रेय है इस टाइगर प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने का। तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया जो है राजस्थान में भी जोधपुर के कैलाश सांखला जो है इनको जाता है। और ये फॉरेस्ट ऑफिसर थे और इन्होंने बहुत टाइगर के ऊपर बुक्स भी लिखी है और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार से अनुरोध किया, तभी जाके ये हुआ। आज के दिन अगर देखें तो 50 टाइगर रिजर्व इंडिया के अंदर डिक्लेयर हो चुके हैं और भी कई डिक्लेयर होने के उस कगार पे है, कभी भी इनको डिक्लेयर किया जा सकता है, तो और भी चल रहे हैं। तो एट प्रेजेंट अगर बात करें तो ये है। इस पूरे को मैनेज करने के लिए एक बॉडी है जिसको बोलते हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है वो पूरा इसको मैनेज करती है, मैनेजमेंट करती है टाइगर रिजर्व को। तो टाइगर रिजर्व में क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सारी गवर्निंग बॉडी जो है वो एक प्रकार से नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ये। जितने भी टाइगर रिजर्व है उसमें अगर एरिया वाइज देखें तो सबसे लार्जेस्ट जो है नागार्जुन सागर है आंध्र प्रदेश का, और सबसे छोटे की अगर बात करें तो बोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र। यानी कोई नेशनल पार्क हो सकता है, कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकती है, जहां पे अगर टाइगर है तो उसको टाइगर रिजर्व और डिक्लेयर कर दिया, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क तो है ही है और साथ में वो टाइगर रिजर्व और बन गया। तो बोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र की जो है वो एरिया वाइज सबसे छोटी है और एरिया वाइज सबसे बड़ा जो है वो नागार्जुन सागर है। तो यही बातें यहाँ पे हिंदी में लिखी हुई है। तो इंडिया में अगर सबसे ज्यादा किसी स्टेट वाइज देखें तो मध्य प्रदेश जो है यहाँ पे टाइगर की संख्या अभी भी सबसे ज्यादा है, नंबर 1 पे है। लगभग यहाँ पे 526 टाइगर है और 6 टाइगर रिजर्व है। तो इस कारण से मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा। सेकंड नंबर कर्नाटका का है, बहुत ज्यादा डिफरेंस इसमें वैसे है नहीं, 524 टाइगर जो है वो कर्नाटका में भी है। तो लेकिन फिर भी नंबर 1 पे काफी लंबे समय से एमपी ही बना हुआ है। तो टाइगर स्टेट का दर्जा जो जनरली दिया जाता है, बोला जाता है, वो इसको दिया जाता है। एक और टाइगर के बारे में कि व्हाइट टाइगर जो है वो उड़ीसा का जो नंदनकानन बायोलॉजिकल पार्क है, जूलॉजिकल पार्क है, इसमें व्हाइट टाइगर भी मिलते हैं। जनरली व्हाइट कलर के होते नहीं है, बट वहां पे व्हाइट टाइगर भी है। राजस्थान में टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो 3 जगह चल रहे हैं। रणथंभौर में सबसे पहले 1973 में जब पहली बार डिक्लेयर हुए थे, उसी समय में रणथंभौर को भी डिक्लेयर किया था। तो 1973 में सरिस्का है जो 1978 में, और 2013 में मुकुंदा हिल जो है इसको भी टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया हुआ है। तो राजस्थान में ये 3 है। सबसे बड़ा जो है वो नागार्जुन सागर है, सबसे छोटा जो है बोर वो है, और सबसे ज्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में है। सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व भी जो है वो 6 टाइगर रिजर्व जो है वो यहाँ पे। कर्नाटका में भी 5 है, छठे का चल रहा है। तो ये टाइगर रिजर्व के बारे में। अब थोड़ा सा मोटे मोटे तौर पे देख लें कि इंडिया के अंदर 50 टाइगर रिजर्व हैं, वो कहाँ है, कौन सा इंपॉर्टेंट क्या है। तो ज्यादातर के नाम वैसे सुने हुए ही होंगे,
कुछ कुछ नए नाम भी हो सकते हैं, सारे नाम याद करना कोई जरूरी है नहीं, बट थोड़ा थोड़ा अंदाज जो है वो ये होना चाहिए, कभी भी एग्जाम वगैरह में पूछा जाए तो। हमारे राजस्थान के तो ये 3 हैं जिनकी बात हमने कर ही ली है कि ये अलवर में सरिस्का है, रणथंभौर सवाई माधोपुर है, और ये मुकुंदा हिल जो है वो, तो ये 3 हो गए हमारे राजस्थान में। ये 2 जो हैं, राजाजी नेशनल पार्क अपन ने पहले भी बात की थी, नेशनल पार्क की जब बात की थी तो उसमें श्री राज गोपालाचारी जो है तो उनके नाम पे राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड, और जिम कॉर्बेट वाला जो सबसे पहले स्टार्ट किया था तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये दोनों जो है वो उत्तराखंड में है। तो राजाजी नेशनल पार्क जो है वो और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, उन दोनों को टाइगर रिजर्व बनाया हुआ है। तो उत्तराखंड में ये 2 राजाजी टाइगर रिजर्व और जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। यूपी की अगर बात करें तो यूपी में ये 2 है, पीलीभीत और दूधवा। यूपी में नेशनल पार्क तो ये दूधवा एक नेशनल पार्क एक ही हमने वहां पे देखा था, ये एक ही नेशनल पार्क है। एक पीलीभीत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसमें भी चूंकि टाइगर है, तो पीलीभीत और दूधवा ये दोनों टाइगर रिजर्व जो है वो यूपी में है। बिहार की अगर बात करें तो बिहार में एक नेशनल पार्क की हमने बात की थी, वाल्मीकि, और वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में जो है वो टाइगर रिजर्व भी है, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार। बुक्शा बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, और चूंकि ये जो है वेस्ट बंगाल की, ये चिकन नेक और चिकन नेक से ऊपर वाला ये जो एरिया है वहां पे है, तो वैसे लोकेशन में बिल्कुल यहाँ दिख रहा है लेकिन ये वेस्ट बंगाल में है। तो बुक्शा कई बार पूछा जाता है, बुक्शा टाइगर रिजर्व जो है वो कौन से राज्य में स्थित है, तो वो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल जो है उसमें स्थित है बुक्शा। अब ये 3 टाइगर रिजर्व जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, एक पाक्के, एक कामलंग और एक नामदफा। तो ये 3 जो है पाक्के, कामलंग और नामदफा, ये टाइगर रिजर्व 3 जो है वो अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा नाम तो कई बार सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट भी है नामदफा फ्लाइंग स्क्वैरल के लिए। तो वो कामलंग भी कई बार नाम सुनने में आता ही है, एक पाक्के ये, और ये 3 जो है वो अरुणाचल प्रदेश के हैं। अब ये 4 जो हैं, एक मानस की बात बायोस्फीयर रिजर्व में भी की गई थी, तो मानस जो है वो मानस नेशनल पार्क में भी कहा था, बायोस्फीयर रिजर्व में भी कहा था, और वो टाइगर रिजर्व भी है। तो मानस टाइगर रिजर्व असम में है। एक औरंग, असम का एक और टाइगर रिजर्व औरंग, और काजीरंगा का नाम भी बहुत बार सुना ही है, एक सींग वाले गंडे के लिए वगैरह। तो काजीरंगा जो है वहां पे टाइगर भी है, तो काजीरंगा असम में टाइगर रिजर्व। और नामेरी, ये भी असम का एक टाइगर रिजर्व। तो 4 हो गए, मानस, औरंग, नामेरी और काजीरंगा, ये 4 टाइगर रिजर्व असम में। एक मिजोरम में दम्पा टाइगर रिजर्व। तो कुल मिला के यहाँ की अगर हम बात करें, जो ये 7 सिस्टर है, इनमें अरुणाचल प्रदेश में, असम में और मिजोरम में एक है दम्पा, और असम में 4 है, और 3 जो है वो अरुणाचल प्रदेश में। ये टाइगर रिजर्व है इधर नॉर्थ ईस्ट की तरफ अगर देखें तो यहाँ पे। अब हम यहाँ से थोड़ी सी बात करते हैं, वेस्ट बंगाल में देखें तो सुंदरबन का नाम बहुत सी बार आता ही है। तो सुंदरबन जो है वो मैंग्रोव वनस्पति की बात करेंगे तो वहां पे भी इसका आता है, वेटलैंड की बात करते हैं तो वहां पे भी इसका नाम आता है, और सुंदरबन नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व जो बात की थी उसमें भी सुंदरबन आया था। और टाइगर रिजर्व जो है बंगाल टाइगर के लिए फेमस जो है वो ये सुंदरबन जो है वेस्ट बंगाल का, एक यहाँ पे एक ये बुक्शा, ये 2 टाइगर रिजर्व जो है वो वेस्ट बंगाल के। झारखंड जो है उसका ये एक पालमाऊ टाइगर रिजर्व झारखंड में। तो बिहार में ऊपर एक हमने वाल्मीकि की बात की थी, और बिहार के नीचे जो झारखंड है, झारखंड में एक पालमाऊ टाइगर रिजर्व, ये झारखंड का। अब यहाँ पे अगर उड़ीसा की बात करें, यहाँ वेस्ट बंगाल के नीचे उड़ीसा आता है, उड़ीसा में ये 2 हैं,
एक सिमलीपाल की बात तो बहुत सी बार वैसे ही पहले भी की थी, नेशनल पार्क में भी हमने बात की थी, बायोस्फीयर रिजर्व में भी बात की थी, ये टाइगर रिजर्व भी है। तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा और सतकोशिया दूसरा, और उड़ीसा का सतकोशिया। तो सिमलीपाल और सतकोशिया ये दोनों जो है वो है इस उड़ीसा के। अब यहां से अगर हम देखें तो पहले बीच में ये छत्तीसगढ़ का अगर देख लें तो छत्तीसगढ़ में 3 टाइगर रिजर्व, एक अचनकमार। तो अचनकमार अमरकंटक की पहाड़ियों की बात की थी, अचनकमार अमरकंटक जो है वो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों में फैला हुआ। तो ये जो अचनकमार का जो टाइगर रिजर्व है ये छत्तीसगढ़ में, तो ये एक छत्तीसगढ़ का। दूसरा जो है उदांती सीतानाडी, उदांती सीतानाडी, तो ये भी छत्तीसगढ़ का। और एक इंद्रावती, तो इंद्रावती की बात भी पहले नेशनल पार्क में भी हमने की थी, तो इंद्रावती है और उदांती सीतानाडी और एक अचनकमार, ये 3 जो है वो छत्तीसगढ़ के टाइगर रिजर्व। अब उसके बाद में पहले हम मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, जहां पे 6 टाइगर रिजर्व की हमने बात की थी। तो 6 में एक पन्ना, बहुत फेमस नाम है, और बायोस्फीयर रिजर्व में भी हमने बात की थी पन्ना। संजय दुबरी, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व ये है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क में भी बात की थी, बांधवगढ़। कान्हा की बात भी की थी, तो कान्हा टाइगर रिजर्व और ये भी है। सतपुड़ा की पहाड़ियां एमपी में ही है, तो सतपुड़ा के नाम से सतपुड़ा और पेंच। तो पन्ना, संजय दुबरी, बांधवगढ़, कान्हा, पेंच और सतपुड़ा, ये जो 6 टाइगर रिजर्व हैं, ये 6 टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के। अब मध्य प्रदेश के बाद में ये वाला जो है वो महाराष्ट्र का एरिया है, गुजरात में कोई टाइगर रिजर्व है नहीं। तो ये अगर एमपी की अगर बात करें तो एमपी में एक शहाद्री के नाम से, शहाद्री जो वेस्टर्न घाट को भी शहाद्री बोलते हैं, तो वहां पे एक टाइगर रिजर्व है जो महाराष्ट्र में। उसके बाद में ताडोबा अंधेरी, अंधेरी और ये वैसे ही मुंबई के वहां के नाम है, तो ताडोबा अंधेरी करके एक महाराष्ट्र का। ये बोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जो हमने बात की थी, सबसे छोटा जो है उसकी बात की थी, ये भी यहाँ का है, महाराष्ट्र का। मेल घाट जो है वो भी महाराष्ट्र का मेल घाट। अब ये पेंच जो है वो पेंच का एक ही है, जो कुछ एरिया इसका, ज्यादातर एरिया जो है वो तो मध्य प्रदेश में है, और थोड़ा सा एरिया यहाँ पे जो है वो महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र ने भी पेंच जो है उसको डिक्लेयर कर रखा है, तो ये पेंच। और एक ये जो है ये नावेगांव नागजीरा, तो नावेगांव नावजीरा के नाम से ये महाराष्ट्र के 1 2 3 4 5 और 6, तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के बाद में अगर तेलंगाना की बात करें तो यहाँ तेलंगाना में एक तो ये कावल है और एक ये अमराबाद। तो अमराबाद और कावल टाइगर रिजर्व, ये 2 तेलंगाना। ये नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो है ये आंध्र प्रदेश का, जिसके बारे में पहले भी हमने बात की थी कि ये सबसे बड़ा जो है वो टाइगर रिजर्व है। तो ये नागार्जुन सागर श्रीशैलम। अब यहाँ पे अगर बात करें तो कर्नाटका, कर्नाटका में ये पूरा जो एरिया है वो कर्नाटका का है। तो डांडेली अंसी, तो अंसी नेशनल पार्क है, डांडेली जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इन दोनों को मिला के जो है एक टाइगर रिजर्व। भद्रा जो है ये भी एक टाइगर रिजर्व है। नागरहोल, जिसको राजीव गांधी के नाम से भी जानते हैं, राजीव गांधी नेशनल पार्क, ये यहाँ पे भी है। बांदीपुर, बहुत फेमस बांदीपुर नेशनल पार्क की भी बात की थी वो, और बीआरटी
बिलगिरी और रंगास्वामी टेम्पल जो है उसके नाम से। तो ये भी एक टाइगर रिजर्व है। तो ये 5 टाइगर रिजर्व जो है वो कर्नाटका में, एक जो है MM हिल टाइगर रिजर्व भी बनने की तैयारी में है, उसको भी डिक्लेयर करने का वो चल रहा है। केरला को अगर देखें तो केरला में 2 टाइगर रिजर्व है, एक पेराम्बिकुलम और एक पेरियार। पेरियार का नाम पहले ही सुना ही है, हाथियों के लिए भी फेमस है और टाइगर रिजर्व भी है। और पेराम्बिकुलम, ये 2 जो है वो केरला में। और 4 जो है वो तमिलनाडु में है, एक सत्यमंगलम, एक अन्नामलाई, और एक यहाँ पे जो है वो मुद्दामलई। मुद्दामलई है एक यहाँ पे, और एक जो है वो काकड़ मुंदनथुरी। तो काकड़ मुंदनथेरी, अन्नामलई, मुद्दामलई और सत्यमंगलम, ये जो है वो तमिलनाडु के। तो कुल मिला के ये 50 टाइगर रिजर्व भारत में डिक्लेयर किए हुए हैं, जहां जिसका मकसद जो है वो टाइगर का कंजर्वेशन करना, टाइगर को बचाना। उसके बाद में थोड़ा थोड़ा और देख लेते हैं ये दूसरे प्रोजेक्ट जो हैं उनके बारे में भी। एलिफेंट प्रोजेक्ट सबके लिए प्रोजेक्ट चलाया क्यों जाता है, उसका तो सीधा सीधा मकसद यही है कि उसकी संख्या को जो है वो बढ़ाना है, उनको संरक्षण प्रदान करना है, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटी को वहां पे रोकना है, जिससे सेफ ब्रीडिंग की फैसिलिटी उपलब्ध हो सके और एक उनको सुरक्षित आवास घर जो है वो मिल सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए 1992 में झारखंड का जो सिंहभूम क्षेत्र है वहां से इस हाथी प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था। हाथी हमारी संस्कृति का जो है और हमारी जो परंपराएं हैं उनमें हाथी का बहुत बड़ा रोल है। तो ये हमारी संस्कृति में और हमारी परंपराओं का अभिन्न अंग जो है वो हाथी रहा है। हाथी के बारे में 2-3 फैक्ट और अगर बात करें तो इसको राष्ट्रीय विरासत पशु जो है वो घोषित किया हुआ है 2010 में। उसी समय में 2 को नेशनल हेरिटेज एनिमल घोषित किया था, एक वाइल्ड में एलिफेंट को किया था और एक एक्वेटिक एनिमल में गंगा डॉल्फिन जो है उसको घोषित किया था। तो कुल मिला के यहाँ पे आपको ये पता चाहिए कि राष्ट्रीय विरासत पशु जो है वो 2010 में हाथी को घोषित किया था जंगली जानवरों में, और जलीय जानवरों में गंगा डॉल्फिन जो है उसको भी विरासत पशु घोषित किया है। अब ये जो एलिफेंट प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं 16 राज्यों में चल रहे हैं, उनके 32 क्षेत्र जो है उनको आइडेंटिफाई किया हुआ है जहाँ पे एलिफेंट प्रोजेक्ट चल रहा है। राजस्थान में एलिफेंट प्रोजेक्ट का कोई वो नहीं है। और सबसे ज्यादा संख्या जो है वो कर्नाटका में है जहाँ पे 6049 है, दूसरा स्थान असम का है और तीसरा जो है केरला का है। तो ये एलिफेंट प्रोजेक्ट छोटे मोटे नाम कभी एग्जाम में पूछा जाए तो बस हमें 1972 में ये स्टार्ट जो है 1992 में ये सिंहभूमि झारखंड से ये स्टार्ट हुआ था और विरासत पशु घोषित किया हुआ है और 16 राज्यों में ये चल रहा है। सबसे ज्यादा जो है वो कर्नाटका में है, दूसरा असम में है और तीसरा जो है केरला में है। ये एलिफेंट। उसके बाद में रेड पांडा प्रोजेक्ट। रेड पांडा जो है वो ये देखिए छोटा सा एक जो है नाम रेड पांडा, नाम से ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा खतरनाक जानवर होगा, लेकिन नहीं, ऐसा एक छोटा सा जीव है, पूरी तरह से शाकाहारी है, बांस की पत्तियां मेनली खाता है। और भारत के जो ईस्टर्न के कुछ स्टेट हैं, 4 स्टेट जो हैं उन स्टेट में ये मिलता है। और चूंकि इनकी संख्या लगातार कम हो रही है, इस बात को ध्यान में रखते हुए इसको ये दार्जिलिंग में जो पद्मजा नायडू हिमालयन जंतु पार्क है वहां से इसको प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था। मकसद हमेशा सबका वही होता है, उनका कंजर्वेशन करना, सेफ ब्रीडिंग फैसिलिटी अवेलेबल करवाना, सेफ हैबिटेट उपलब्ध करवाना। उसके लिए ये रेड पांडा प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया था। शाकाहारी है ये। 4 राज्यों में रेड पांडा मिलता है। कौन कौन से? तो सब एक जो है सिक्किम है, एक अरुणाचल प्रदेश का जो बिल्कुल वेस्टर्न पार्ट है वो है, वेस्ट बंगाल जो है वो है, और मेघालय जो वो है। तो वेस्ट बंगाल का ऊपर वाला उत्तरी भाग, दार्जिलिंग के आसपास का जो एरिया है वो
और मेघालय, इन 4 राज्यों में रेड पांडा मिलता है। और WWF के सहयोग से ये, क्योंकि WWF जो है इसका भी जो सिंबल है वो जाइंट पांडा है, तो जाइंट पांडा, रेड पांडा, ये सारी की सारी प्रजातियां होती है, तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए WWF के सहयोग से ये प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया गया था। ये रेड पांडा है। उससे आगे हम ऑलिव रिडले टर्टल प्रोजेक्ट की बात करेंगे। ये एक ऑलिव रिडले टर्टल कछुआ है जो मेनली है तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का, और वहां से ब्रीडिंग के लिए वहां से पैसिफिक ओशन से यहाँ इंडिया का जो कोस्टल एरिया है यहाँ पे आता है। और यहाँ पे भी विशेष रूप से उड़ीसा के आसपास जो है भितरकनिका नेशनल पार्क, भितरकनिका सेंचुरी जो है वहाँ, और वहाँ में भी जो गहिरमाथा आइलैंड जो है वहाँ पे विशेष रूप से ये आता है ब्रीडिंग के लिए। और चूंकि इससे बहुत कॉस्टली मेडिसिन बनाने में इसका यूज होता है, इस वजह से इसका खूब शिकार होने लग गया। और शिकार होने लग गया तो उड़ीसा की गवर्नमेंट जो है उसने उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऑलिव रिडले टर्टल प्रोजेक्ट 1972, तो 1972 में ऑलिव रिडले टर्टल प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था उड़ीसा की गवर्नमेंट ने इसको बचाने के लिए। तो बस 2-3 बातें ही है। वहाँ इस भितरकनिका अभ्यारण्य से इसको स्टार्ट किया था, और मेन ब्रीडिंग स्टेशन जो उसका है वो इस भितरकनिका के बीच में ही एक छोटा सा आइलैंड है, टापू है, जो इतने मीटर लंबा और चौड़ा है, 3 किलोमीटर लंबा और लगभग 350 मीटर चौड़ा। ये जो टापू है गहिरमाथा, वहाँ उसका मेन ब्रीडिंग स्टेशन है, मेन ब्रीडिंग साइट है ऑलिव रिडले टर्टल की। प्रोजेक्ट गोडावन 2013 में राजस्थान की गवर्नमेंट जो है इसने प्रोजेक्ट गोडावन स्टार्ट किया था, जिसको द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बोलते हैं। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या गोडावन जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए राजस्थान की गवर्नमेंट ने जैसलमेर, क्योंकि ये जैसलमेर और उस जो राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है वहाँ पे ये मिलता है, और चूंकि पहले इसकी संख्या काफ़ी हज़ारों में हुआ करती थी, और एक समय ऐसा था जब जो है इसको राष्ट्रीय पक्षी घोषित करने की दौड़ में मोर के साथ में ये भी था, बट इसको नहीं घोषित किया गया। पिकॉक मोर को जो है उसी को घोषित किया। राजस्थान ने अपना जो राज्य पक्षी जो है वो गोडावन को डिक्लेयर कर रखा है, और इसकी संख्या को अब ये 200 के बाद में भी लास्ट जो सेंसस हुआ था उसमें 135 के आसपास इसकी काउंटिंग हुई थी कि इतने ही बचे हैं। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने 2013 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, जिससे हम गोडावन को प्रोटेक्ट कर सकें, गोडावन को बचा सकें। जैसलमेर में उसका एक जो है वो ब्रीडिंग सेंटर भी स्थापित कर रखा है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उनकी ब्रीडिंग करवाई जाए और खूब सारे गोडावन पक्षी जो है वो तैयार किए जाए। और चूंकि ये जो है वो ग्रासलैंड का एक इंडिकेटर एनिमल है, अगर ये दिखता है तो इसका मतलब वहाँ पे ग्रासलैंड खूब है और इनकी संख्या कम हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि इंडिया के अंदर ग्रासलैंड जो है, घास के मैदान जो है वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो ऐसा भी ये दिखाता है। तो प्रोजेक्ट गोडावन, ये गोडावन है जो राजस्थान का राज्य पक्षी है, बहुत बड़ा है, बहुत कम उड़ पाता है, और लोग इसको मार मार के खा गए। इससे इसकी संख्या जो है वो काफ़ी कम हो गई। उसके बाद में एक प्रोजेक्ट और की बात करेंगे, मस्क डियर, कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग का मतलब ये जो हिरण होते हैं इनमें जो मेल होता है उसका जो जेनाइटल ऑर्गन है उनमें एक ग्लैंड होती है जिसको कस्तूरी ग्रंथि बोलते हैं या मस्क ग्लैंड बोलते हैं। उसमें से ये कस्तूरी जो है वो उत्सर्जित होता रहता है, जिससे बहुत अच्छी स्मेल, खुशबू आती है। और विशेष रूप से ये जो है वो फीमेल एंटेलोप या फीमेल डियर जो है उसको अट्रैक्ट करने के लिए ये स्रावित करता है मेल, तो उसमें ये होती है। अब चूंकि इसकी स्मेल इतनी अच्छी है, खुशबू इतनी अच्छी है, और इसका यूज़ मेडिसिन में भी हो सकता है, और परफ्यूम एरोमा जो है इसमें तो होता ही होता है, तो उसमें हो सकता है। तो इस वजह से इसका शिकार बहुत किया जाने लगा, और जब ज़्यादा शिकार किया जाने लगा तो उसकी संख्या धीरे धीरे कम होने लग गई। इस बात को ध्यान में रखते हुए ये मस्क डियर प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया गया था।
अब ये जो किया गया वो IUCN के सहयोग से स्टार्ट किया गया है और केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वहां से स्टार्ट किया गया। ये जो मिलता है मस्क डियर वो हिमाचल प्रदेश जो है वहां से स्टार्ट होके सिक्किम तक, ये वाला जो हिमालयन रेंज है उस हिमालयन रेंज में ही ये कस्तूरी मृग मिलता है, नीचे वाले एरिया में नहीं मिलता है। तो चूंकि वहां पे ही मिलता है तो वहां जो केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इससे स्टार्ट किया गया था 1970 के दशक में इसको स्टार्ट किया गया था। अब दो जो है वो एक शिकारी देवी अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश का और उत्तराखंड का ये केदारनाथ अभ्यारण्य है, ये दो बहुत ज्यादा फेमस है जहाँ पे सबसे ज्यादा ये मस्क डियर जो है वो मिलते हैं, कस्तूरी मृग मिलते हैं। और वैसे ये देखें तो हिमाचल की चंबा घाटी जो है यहाँ से लेकर सिक्किम तक हिमालय क्षेत्र में ये पाया जाता है। तो ये था मस्क डियर। तो ये थे कुछ और प्रोटेक्टेड एरिया जिनके माध्यम से चाहे हम किसी पर्टिकुलर स्पीसीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं या ग्रुप ऑफ स्पीसीज जो है उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनके लिए ये प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। ओके, थैंक यू।